नमस्कार। कक्षा अष्टम पाठ 7 गद्य भाग पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ पाठ निबंध क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ का मैं सबसे पहले आदर्श वाचन कर रहा हूं। एक बार फिर आपसे मेरा आग्रह है कि आप जब भी वीडियो खोलें तो खूब ढंग से आदर्श वाचन को सुनने के बाद ही आप जो मेरे द्वारा काठिन्य निवारण किया जा रहा है उस पर दृष्टि डालें। लेकिन पहले सुने और सुनने के बाद फिर अनुकरण वाचन करें। तो आदर्श वाचन। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोपों प्रत्यारोपों का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है हर आदमी दोषी अधिक दिखता है और गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपूतों का भारत है और रहे। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। यह आदर्श वाचन और इसके बाद पाठ का सरलीकरण और अर्थ सहित व्याख्या। तो जैसे प्रथम अतिथि में आज के दिन मेरा मन कभी कभी, ये इस पेज का पूरा पाठ पूरा हिस्सा आज पढ़ाया जाएगा। तो मन शब्द जो है हमें बहुत बार देखने को मिलता है। कहीं भी देखो, किसी से पूछो, मम्मी ने बेटे से कहा बेटा पढ़ ले, बेटा क्या कहा मन नहीं है। पापा ने कहा पढ़ लो बेटा, मन नहीं है। तबीयत खराब है, खा लो, मन नहीं है। ये बार बार मन जैसी चीजें आती हैं, लेकिन मन है क्या? बच्चों, मैं इस पाठ को पढ़ाने से पहले आपको एक चीज बताता हूं कि मन कोई अच्छी चीज नहीं है और जितने भी महान लोग बने हैं वो मन को मार के बने हैं। मन के बस में जो हो जाता है वह सदैव पतित हो जाता है और उसकी लोक में निंदा होती है। जैसे आप जा रहे हो, आपको रसगुल्ले की दुकान दिखी, मिठाई बढ़िया बढ़िया दिख रहा है, आपकी जेब में पैसा नहीं है। अब आपका मन कह रहा है रसगुल्ला खाऊं। अगर आपने मन की सुनी तो आप चुराओगे, पकड़े जाओगे, मारे जाओगे, बदनामी होगी। इसलिए मन की कभी नहीं सुनना चाहिए। और कबीरदास जी तो कहते हैं कि साधो देखो मन बौराना, हे साधो हे सज्जनों, मन पागल हो गया है। फिल्मी गीत भी है, मन तो पागल है। तो इसकी कभी सुननी नहीं चाहिए। मन की जिन्होंने सुनी
वो कभी भी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। जितना भी बड़ा काम लोगों ने किया है वो सब ने मन मार के किया है। लेखक ने पहले ही पंक्ति में लिखा है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। अभी देखिए, कभी कभी पुनरुक्त शब्द है, 2 बार आया है। लेखक का मन कभी कभी बैठ जाता है या निराश हो जाता है। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह जब अखबार खोलता है, जब टीवी के चैनल टीवी ऑन करता है, चैनल खोलता है समाचार पत्र देखने का, या कहीं से भी खबर मिलती है, कोई भी सूचना, तो उनमें क्या मिलती है? उनमें ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार रहते हैं। अब देखिए, इसमें ठग शब्द में ई प्रत्यय लग गया, ठगी हो गया। ऐसे ही डकैत शब्द में ई प्रत्यय लग गया, डकैती हो गया। चोर शब्द में ई प्रत्यय लग गया, चोरी हो गया। तस्कर शब्द में ई प्रत्यय लग गया, तस्करी हो गया। तो समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के ये सारे के सारे समाचार भरे रहते हैं। इनको देखकर, सुनकर, पढ़कर लेखक का मन बैठ जाता है। मन बैठना यानी निराश हो जाता है। तो समाचार पत्र सामासिक शब्द है। इसमें समाचार है, इसका विग्रह करके देखते हैं कौन सा समास है। तो समाचार पत्र, विग्रह किया, समाचार के लिए पत्र। पत्र, अब ये के लिए है तो तत्पुरुष समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष, क्योंकि इसमें के लिए है ना, संप्रदान में के लिए, तो तत्पुरुष समास है। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार से भ्रष्ट आचरण, बुराई भरे आचरण से भरे हुए खबर। वो बुराई भरे आचरण कौन कौन से हैं? ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, और इसके अलावा भी रिश्तों को भी दागदार करने वाले तमाम समाचार जो है पढ़ने को मिलते हैं। कभी मिलेगा कि पिता ने पुत्र की हत्या कर दी, कभी पुत्र ने माँ बेटे की हत्या कर दी, कभी पुत्र ने जो है पिता की हत्या कर दी। मतलब रिश्ते भी कलंकित हो गए। ऐसे समाचार जब पढ़ने को मिलते हैं तो मन बैठ जाता है। आरोपों प्रत्यारोपों का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है। तो देखो, आरोपों प्रत्यारोपों, आरोपों और प्रत्यारोपों, आरोपों और प्रत्यारोपों, इसमें द्वंद्व समास है। कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा। सुनने वाले को लगता है, देखने वाले को लगता है, पढ़ने वाले को लगता है कि अब कोई ईमानदार नहीं रहा। क्योंकि अच्छा आदमी जब काम करेगा तो उस पर बुरे आदमी ने किसी रूप से प्रहार किया विचारों से। अब विचारों से प्रहार किया, बहुत सारे प्रहार होंगे, कभी कभी उसी को बोलना पड़ेगा। जैसे विवेकानंद जी जब शिकागो में गए, वहां धर्म सभा में उन्होंने भारत के हिंदू धर्म का डंका बजा दिया, पूरी दुनिया उनको मानने लगी। अब यहाँ के जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं उनको ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उन्हें ये चीजें हजम नहीं हो रही थी। तो वो क्या करते थे, यहाँ से तरह तरह के आरोप स्वामी विवेकानंद पर लगाते। स्वामी विवेकानंद उनका जवाब ही नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कीचड़ में पत्थर डालोगे कुछ चींटे पड़ेंगे, तो जवाब ही नहीं देते स्वामी विवेकानंद। आज वो बुद्धिजीवियों को कौन याद करता है, जबकि स्वामी विवेकानंद जी कालजयी पुरुष के रूप में हमारे सामने हैं, हम सबके आदर्श के रूप में हम सबके सामने हैं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, आजकल बच्चों आप लोग अपना आदर्श किसे बनाते हो? हनी सिंह को बना दोगे आदर्श, ये फिल्मी हीरो आदर्श बन जाएंगे। ये फिल्मी हीरो कैसे आपके आदर्श बन सकते हैं? आदर्श तो विवेकानंद जैसा कोई हो सकता है। तो अपना आदर्श बनाते समय भी हमें बहुत कुछ सोचना समझना चाहिए, और तभी हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से क्यों देखा जा रहा है? ये प्रश्न नंबर 1। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से क्यों देखा जा रहा है?
क्योंकि आरोपों प्रत्यारोपों का ऐसा दौर चल पड़ा है कि जो अच्छा काम कर रहा है उस पर भी आरोप लगते हैं, और फिर वो भी कुछ ना कुछ कभी कभी बोलता है। हर आदमी विवेकानंद तो नहीं होगा। तो इस प्रकार से पता ही नहीं चलता कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। जैसे पाकिस्तान जो करता है वो अनायास भारत पर आरोप लगाता है, भारत पाकिस्तान के आरोपों का प्रत्यारोप करता है, फिर पूरी दुनिया में कुछ जगहों पर क्या सुनाई पड़ता है। तो ऐसा लगता है जैसे भारत भी अच्छा नहीं है, कुछ लोगों को, कुछ देशों को ऐसा लगता है। तो आरोपों प्रत्यारोपों का ऐसा वातावरण बन गया है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, और जो जितने ऊंचे पद पर है, जो जितने ऊंचे पद पर आसीन है, उस पर उतने ही आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों होगा? तो बेटा, जिस पेड़ पे फल होते हैं उसी पेड़ पर लोग पत्थर मारते हैं, क्योंकि हर आदमी चाहता है ऊंचाई को प्राप्त करना, और ऊंचाई जब नहीं मिलती तो क्या करता है? वो पत्थर मारता है। एक जयशंकर प्रसाद की कविता है, बड़ी सुंदर कविता है कि देखा बौने जल निधि को सस छूने को ललचाना, वह हाहाकार मचाना और उठ उठ कर गिर जाना। बौना जल निधि, ये ज्वार भाटा की बात है। ज्वार भाटा को बौना जल निधि, जो उठता हुआ जल है ना, उसे बौना जल निधि कहा। क्यों बौना कहा? वैसे उठता तो बहुत ऊंचाई पर जाता है, हमें लगता बहुत ऊंचाई पर जा रहा है, 55, 60, 70, 80, 100 फीट ऊंचा चला गया। लेकिन किसको छूना चाह रहा है? जिसको छूना चाह रहा है उसके सामने वह बौना है। किसको छूना चाह रहा है? शशि को, यानी चंद्रमा को। तो चंद्रमा तो जितनी ऊंचाई पर है उसके लिए 52 फीट, 100 फीट, 200 फीट कुछ है ही नहीं, 300 फीट कुछ नहीं है। तो इसलिए जलनिधि को बौना कहा। शशि उच्च पद हुआ, यानी बौने व्यक्तित्व के लोग बहुत उच्च पद को प्राप्त करना चाहते हैं और उसको प्राप्त करने का प्रयास भी करते हैं। जब वो नहीं मिल पाता तो क्या करते हैं? सच छूने को ललचाना, वह हाहाकार मचाना और उठ उठ कर गिर जाना। वो फिर हाहाकार मचाते हैं, फिर दोबारा कोशिश करते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। तो चंद्रमा उच्च पद के समान है, यानी जो भी उच्च पद पर है उस पर और ज्यादा संदेह किया जाता है और उस पर और ज्यादा पत्थर मारे जाते हैं, आरोपों के पत्थर। एक आदमी, बहुत बड़े आदमी ने, एक बहुत बड़े आदमी ने, अब देखिए विशेषण विशेषण, विशेषण प्रविशेषण और विशेषण। प्रविशेषण विशेषण विशेष। आदमी शब्द विशेष है, आदमी बड़ा है तो बड़ा विशेषण हो गया और बहुत प्रविशेषण हो गया। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ नहीं करता वही वास्तव में इस समय सुखी है। ऐसा एक महान व्यक्ति ने कहा था। एक कवि भी कहता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मनु का कह गए सबके दाता राम। तो जो कुछ नहीं करता, जो कुछ करेगा, लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाएगा। दोष किसमें नहीं होते, दोष सब में होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी, किसी की अच्छाइयों को देखा ही ना जाए, उसमें कुछ बुराइयां हैं, कुछ कमियां हैं, उन्हीं कमियों को बार बार सामने लाया जाए तो क्या होगा? वह व्यक्ति भी महान, बहुत कमी वाला, कमजोर पुरुष दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें जो दिखाई पड़ता है, दोषी अधिक दिखाई पड़ते हैं लोग और गुणी कम या बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ते हैं। और यह स्थिति है तो निश्चित ही चिंता का विषय है, क्योंकि अगर किसी के गुणों को भुला दिया जाए, हर आदमी को दोषी ही देखा जाए, उसके गुणों को नजरअंदाज कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। तो प्रश्न नंबर 2, हर आदमी दोषी क्यों दिखाई देता है? दोषी क्यों दिखाई देता है?
क्या यह वही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? तिलक और गांधी, तिलक यानी पंडित बाल गंगाधर तिलक, गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, रविन्द्रनाथ ठाकुर और महान कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर, कल इनका जन्मदिन भी था, मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। इन्होंने भारत के लिए क्या स्वप्न देखा था? तो लेखक कहता है क्या यह वही भारत है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? अतीत के गह्वर यानी गुफा। तो जो स्वप्न भारतवर्ष के लिए पंडित बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने देखा था, महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष, वह भारतवर्ष जिसकी महानतम संस्कृत सभ्यता है, वह अतीत की किस गुफा में, भूतकाल की किस गुफा में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, यह मिलन भूमि है। देखिए महासमुद्र ये भी समासिक शब्द है, महान संस्कृत सभ्य भी समासिक शब्द है, महासमुद्र भी, मिलन भूमि भी और भोले भोले भी। तो महान संस्कृत सभ्य, महान है जो संस्कृति, महान है जो संस्कृति, जो संस्कृति, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। ऐसे ही महान है जो समुद्र, इसमें भी कर्मधारय समास होगा। मिलन भूमि, मिलने के लिए भूमि, मिलने वाली, मिलने के लिए भूमि। तत्पुरुष समास। और भोले और भाले, द्वंद्व समास। तो आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय के आदर्शों, इन सभी के आदर्शों की मिलन भूमि। भारत कैसी भूमि है? आर्यों के आदर्शों की, द्रविड़ों के आदर्शों की, मुसलमानों के आदर्शों की, यूरोप में रहने वाले ईसाइयों के आदर्शों की मिलन भूमि है। और यह मानव महासमुद्र है, यानी जिस प्रकार से समुद्र में चारों तरफ के जल इकट्ठा होते हैं नदियों से, वैसे ही विविध मार्गों से भारत भूमि पर श्रेष्ठ विभूतियां एक साथ इकट्ठा होती हैं। तो लेखक कह रहा क्या यह सूख रहा है? यानी अगला प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि मानव महासमुद्र सूख रहा है? मानव महासमुद्र सूख रहा है। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता, नहीं यह हो नहीं सकता। इस पर आप एक इसी तर्ज पर एक कविता लिखें कि आर्यों की महान भूमि से आदर्श गायब हो जाए, यह हो नहीं सकता, नहीं यह हो नहीं सकता। मानो महामिलन महासमुद्र से संस्कृति का सौंदर्य सूख जाए, नहीं यह हो नहीं सकता, नहीं यह हो नहीं सकता। इस तर्ज पर आप कविता लिखेंगे। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। यद्यपि यह भी सत्य है कि वर्तमान समय में जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, वे पिस रहे हैं, चारों तरफ से उन्हीं पर दबाव पड़ रहा है और झूठ तथा फरेब रचने वाले लोग फल फूल रहे हैं।
और ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। यानी ईमानदारी का पर्यायवाची मूर्खता समझा जाने लगा है। यानी कहने का तात्पर्य है ईमानदार व्यक्तियों को मूर्ख कहा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू यानी कायर, डरे हुए और बेबस यानी जिसका कोई बस ना चले उनके हिस्से पड़ी है कि सच्चा वही बोले, वही सच्चाई से रहें। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के प्रति आस्था डिगने लगी है। और इस स्थिति में जो जीवन के महान मूल्य हैं, दया, करुणा, ममता, स्नेह, परोपकार, ये सारी की सारी चीजें, त्याग, बलिदान, इनके संदर्भ में हमारी आस्थाएं ढलने लगी हैं। और लोगों को लगने लगा है कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हम इस रास्ते पर चले तो हमारा पतन हो जाए। इस पर द्वंद्व चल रहा है और आदमी किस स्थिति में आ गया है, आस्था के प्रति द्वंद्व हो रहा है और उसे लगता है क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। वो सोचता है अच्छाई पर चले तो कहीं ऐसा ना हो बाद में समयांतर में किसी कालखंड में मूर्ख साबित हो जाए, और अगर हमने ऐसा किया तो कहीं ऐसा ना हो हमारा पतन हो जाए। तो इसी द्वंद्व में है आदमी और इसीलिए वह सच्चाई को, सही बातों को, सही तथ्यों को पहचान नहीं पा रहा। आज के लिए इतना ही, लेकिन हाँ ये कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और जो भी बोर्ड वर्क हुआ है, बोर्ड का कार्य हुआ है अदिति से संबंधित, इन सभी को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।